हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे साइंस क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने गोल्जी बॉडी, वैक्यूल और लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था। हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हैं। आज हम छूटे हुए बाकी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स होता है हमारे। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होता है हमारा। न्यूक्लियस के बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है सेल के लिए। इससे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी जो डिस्कवरी, उसकी जो खोज करी थी, सबसे पहले करी थी कॉलिकर ने 1880 में करी थी। और जो इसने खोज करी थी इंसेक्ट में करी थी। ठीक है, डिस्क्राइब किसने करा इसको? तो इसके बारे में बताया था अल्टमन ने। अल्टमन ने 1890 में बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और उसने इसे नाम दिया था बायोप्लास्ट, नाम दिया था अल्टमन ने। जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो दिया था बेंडे ने 1897 में। ठीक है, तो इसमें ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की, इसको डिस्क्राइब किसने किया और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडे ने। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोरस होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है, मतलब ऐसे फोल्ड हो रखी होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोल्ड होती है, जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। अगर इसका सरफेस एरिया देखें, उनका आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया को अगर हम कंपेयर करें तो जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में, क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? डीपली फोल्डेड होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक खास बात होती है, इसमें क्या होता है, इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेट होता है और इसमें खुद का राइबोसोम होता है। और राइबोसोम का काम मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो ये इसका क्या होता है? खुद का राइबोसोम होता है और खुद का डीएनए होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। देखो, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जो ये वाली मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, पोरस होती है। और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, देखो ये वाली मेम्ब्रेन है, ये फोल्ड हो रखी है, डीपली फोल्डेड होती है। अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा क्योंकि ये फोल्ड हो रखी है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया क्या होगा? कम होगा। इसका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम भी अपने, जो उसमें रेड रेड दिख रहे हैं, ये इसका राइबोसोम होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इसके बीच एक लिक्विड होता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो दोनों मेम्ब्रेन को सेपरेट करता है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें ये छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है। ठीक है, इसको F1 पार्टिकल कहते हैं और ऑक्सीसोम भी इसे ही कहते हैं। तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसे क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल। जो किसको मिलके बना होता है? ये फास्फोलिपिड और प्रोटीन कॉर्टेक्स से मिलके बना होता है हमारा F1 पार्टिकल जो होता है। और 2 F1 पार्टिकल, मतलब ये एक F1 पार्टिकल है और एक F1 पार्टिकल है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 2 पार्टिकल के बीच का स्पेस होता है 100 एंगस्ट्रॉम
होता है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसका फंक्शन देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है। तो जो इसका फंक्शन होता है, इट कंटेन एनर्जी। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। तो क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके पास जो एनर्जी होती है वो क्या रहती है, स्टोर रहती है। जैसे कोई भी सेल में फूड स्टॉफ आता है, ठीक है, फूड आया, उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि सेल में जो खाना जाता है उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। वहाँ ऑक्सीजन क्या करते हैं, खाने का ऑक्सीडेशन करती है, ठीक है, और CO2 निकलती है इसमें। जब खाने का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जो ये वाली एनर्जी होती है जो यहाँ पे निकली सेल में जो खाने का ऑक्सीडेशन हुआ, उसमें जो एनर्जी निकली वो कहाँ स्टोर होती है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। इस जो ये एनर्जी रहती है किसके रूप में रहती है सेल में, ये रहती है ATP के रूप में, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में रहती है, ठीक है। जैसे ही किसी सेल ऑर्गेनेल्स को फंक्शन में, मतलब उसके फंक्शन के लिए उसको क्या एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसे कौन एनर्जी देता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है सेल को किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। जो ये ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है, उसको बोलते हैं मतलब जो ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है ना यहाँ पे, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस में एनर्जी रिलीज़ होती है, सेल की किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वो होती है हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन में। इसमें और भी कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हमारी क्रेब साइकिल होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और CO2 निकलता है इसमें, क्रेब साइकिल होती है। तो क्रेब साइकिल कहाँ मतलब जो क्रेब साइकिल है कहाँ स्टार्ट होती है, ठीक है। तो कहाँ क्रेब चक्र चलता है, तो वो चलता है मैट्रिक्स बताया था ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का एरिया जो है ये वाला, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ हमारी क्रेब साइकिल जो होती है, ठीक है, वो चलती है कहाँ, मैट्रिक्स में। और एक और साइकिल होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो हमारा क्रिस्टी में होता है। तो जो ये इनर मेम्ब्रेन है इसको ही क्रिस्टी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करता है। तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, इसका फंक्शन भी हमने देख लिया है। तो जो मेन फंक्शन है वो है एनर्जी कंटेन करने का, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसके बाद हम एक और सेल ऑर्गेनेल प्लास्टिड के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। प्लास्टिड, इसको लवक कहते हैं। नॉर्मली प्लांट सेल में हम जो क्लोरोप्लास्ट रहता है वो प्लास्टिड के अंतर्गत आता है। तो जो प्लास्टिड है इसकी जो डिस्कवरी करी थी हैकर ने करी थी 1865 में, ठीक है। 1865 में हैकर ने प्लास्टिड की डिस्कवरी करी थी। और जो वर्ड दिया था प्लास्टिड, वो किसने दिया था, सिम्पर ने दिया था 1885 में, ठीक है। तो प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल में होता है प्लास्टिड। होता क्या है, अब प्लास्टिड के टाइप देख लेते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलरफुल होता है, जो भी कलरफुल पिगमेंट होता है प्लांट में वो किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है, या तो वाइट होगा, वाइट और कलरलेस, ठीक है। जैसे स्टार्च हो गया, तेल हो गया, उसमें प्रोटीन स्टोर रहता है। ये इसमें क्या होता है, ये क्या होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, लाइक क्लोरोफिल होता है, और भी कई पिगमेंट होते हैं जैसे जेंथोफिल, कैरोटीन, ठीक है। तो वो क्या किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं हमारे क्रोमोप्लास्ट के
अंतर्गत आते हैं। तो इसमें होता है मेनली क्लोरोफिल होता है। जो क्लोरोफिल होता है इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है जो ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, तो क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट कि क्लोरोफिल दोनों बोल सकते हैं होता है, इसलिए वो ग्रीन कलर का होता है। प्लास्टिड की भी एक खासियत है, इसका क्या होता है, अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। हमने किसका पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया का। प्लास्टिड में भी ये फीचर होता है कि उसका अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है, मतलब खुद ही रेप्लिकेट करेगा और खुद का उसका प्रोटीन होगा। तो ये हो गया हमारा प्लास्टिड। लगभग हमने सारे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए हैं। तो जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, वैक्यूल के बारे में, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।